हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मेरे को देख रहे हैं केजीएस ऐप पर। स्वागत है बच्चों। आज के सेशन में सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज इस सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट सेशन है। उस सेशन से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस को करने में आप कितने सक्षम हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन में। जीते रहो बेटा। गुड आफ्टरनून, प्रणाम प्रणाम। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को। नमस्ते नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। लेक्चर नंबर आज हमारा है 5th। फ्रिक्शन का पार्ट सेकंड हम कवर करेंगे। ठीक है, कल हमने प्रीवियस सेशन में हमने एक पार्ट पढ़ा था और आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कल हम सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले अभी तक के जो टॉपिक्स हैं उन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो जल्दी से जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आई होप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा क्योंकि ये हमने स्कूल में भी पढ़ी है मैकेनिक्स, जो फिजिक्स में आती थी उसमें। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल नया है। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं उनको हमने स्कूल और इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है, तो सब कुछ नया नहीं है। थोड़ा इंटरेस्ट जरूर आना चाहिए आपको। नमस्ते। चलो थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं पहले, क्लियर हो जाए कि हाँ भाई हम कितना प्रिपेयर हैं एग्जाम को लेकर। कुछ क्वेश्चंस बच्चों बहुत आसान है, कुछ में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आता है, पहले एसएससी जेई का क्वेश्चन है। इफ लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इन अ सिस्टम ऑफ फोर्स मीट एट अ पॉइंट, देन दीज फोर्सेस आर कॉल्ड व्हाट? पैरेलल फोर्सेस, नॉन करंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस या रिजल्टेंट फोर्सेस? बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन भी है और बहुत दिमाग को घुमाने वाले क्वेश्चन भी है, तो हर टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले इसका आंसर बताइए। जब सारी फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। तो द आंसर इज कॉन्करेंट। कितना आसान क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, अगर सब फोर्सेस एक ही प्लेन में है तो कोप्लानर, अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन एक लाइन में आ रहा है तो कोलिनियर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन फ्री बॉडी डायग्राम इज एंड व्हाट? तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? आइसोलेटेड जॉइंट विद ओनली बॉडी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, आइसोलेटेड जॉइंट विद इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, आइसोलेटेड जॉइंट विद ऑल द फोर्सेस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑन इट, और नन ऑफ दीज। तो बच्चे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन क्या है बताइए। बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चों, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस सबको दिखाया जाता है, सारी फोर्सेस को दिखाया जाता है और इन सब फोर्सेस का इक्विलिब्रियम डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। प्रणाम बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन लाइज आउटसाइड द सेक्शन। इन चार फिगर में से कौन सी फिगर है जिसमें सेंट्रॉइड आउटसाइड द सेक्शन होता है? सेंट्रॉइड के बारे में हमने पढ़ा है, जहां पर एरिया ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। बच्चे, सिमेट्रिकल आई सेक्शन की बात करें तो सिमेट्रिकल आई सेक्शन में हमें पता है कि सेंटर पर सेंट्रॉइड होता है। अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन में भी वाई एक्सिस पर कहीं सेंट्रॉइड आता है। टी सेक्शन की बात करें, जैसे हमने जब टी सेक्शन के बारे में पढ़ा तो यहां पर भी सेंट्रॉइड बॉडी के अंदर आता है। इट इज द एंगल सेक्शन, जहां पर सेंट्रॉइड बॉडी के बाहर होता है। तो अगर हम एक एंगल सेक्शन बनाए, एंगल सेक्शन कैसा होता है? ये होता है बच्चे एंगल सेक्शन। तो एंगल सेक्शन में जो सेंट्रॉइड है वो बॉडी के बाहर होता है, और आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे वो बॉडीज जो ना वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो ना एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, तो उनमें सेंट्रॉइड बॉडी के बाहर लाई करता है। वो बॉडीज जिनमें दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो सेंटर पर होगा, एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जिस एक्सिस पर सिमेट्रिकल नहीं है वहां लाई करेगा, एंड सो ऑन। तो एंगल सेक्शन के केस में जो सेंट्रॉइड होता है वो बॉडी के बाहर लाई करता है,
जब आप स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो तो देखो वहां पर ना एंगल सेक्शंस पर बहुत चर्चा होती भी है, तो आपने वहां पर देखा भी होगा। चैनल सेक्शन में ऐसा नहीं है बच्चे, मतलब चैनल सेक्शन में भी डिपेंड करता है। अब जैसे हमने चैनल सेक्शन का भी एक न्यूमेरिकल किया था, तो चैनल सेक्शन में भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है। बट हाँ, एंगल सेक्शन में तो है ही। तो आंसर इज एंगल सेक्शन, ये चैनल सेक्शन होता है। चलिए अब ये क्वेश्चन बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर एरिया अबाउट इट्स डायमीटर इज आई एक्स एक्स। तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इन्होंने बात करी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने बोला डायमीटर के अबाउट एक्स एक्स है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, प्लेन से परपेंडिकुलर जेड जेड एक्सिस पर आई जेड जेड है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इन्होंने आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए। तो बच्चे ये एक्स एक्स है, दिस इज आई एक्स एक्स, और इन्होंने बोला है आई जेड जेड। क्या रिलेशन है भाई? हमें पता है, सिंपल सा एग्जांपल ही ले लेते हैं। आई एक्स एक्स कितना है? पाई डी 4/64 है। और आई जेड जेड कितना है? पाई डी 4/32 है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि आई जेड की वैल्यू आई एक्स से बड़ी होती है, क्योंकि आई जेड आता कैसे? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है? आई एक्स में आई वाई जुड़ता है। तो भाई जब आई एक्स में कुछ जुड़ेगा तब आई जेड आएगा, तो ऑब्वियसली आई जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई एक्स। तो यहां पर बच्चे आंसर क्या हो गया? आई एक्स इज ऑलवेज लेस देन आई जेड, ए ऑप्शन। अब आप ये सोचो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, मेरी बात के ग्रेविटी को समझो, कि हमने भयानक न्यूमेरिकल करे। हम ये सारे क्वेश्चन एसएससी जेई के हैं, और देखो जैसे क्वेश्चन एसएससी जेई में आते हैं, इनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन बाकी जेई एग्जाम्स में भी आते हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे, क्यों हम इन क्वेश्चन, या हमें क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा? क्योंकि हमने तो यार आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा है, हमने तो मुश्किल मुश्किल सेक्शंस के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ा है, कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा है, ये तो बहुत आसान है। तो क्या होता है बच्चों, हमेशा ये बात याद रखिए कि अगर आपको 5 किलोमीटर की रेस को जीतना है तो आपको 10 किलोमीटर की रेस की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपने जेई एग्जाम्स में एकदम टॉप पर आना है तो आपको एक लेवल ऊपर के लिए तैयारी करनी होगी। अभी कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि सर हर क्वेश्चन इतना ही आसान आता है क्या, तो ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन में बड़ा दिमाग लगता है। अभी एक क्वेश्चन आपके सामने ले ही आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये ट्रस है। आपने अभी ट्रस पढ़ा नहीं है, बट आप स्टिल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे ये ट्रस है, इन्होंने बोला कि ए मेंबर पर 2p फोर्स लग रही है, ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये डिस्टेंस 2l है। तो उन्होंने आपसे बोला कि अच्छा बताइए ए बी मेंबर में कितनी फोर्स जनरेट होगी। अब जैसे एक बच्चा बोले सर हमने ट्रस नहीं पढ़ा, अभी हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, हम इस क्वेश्चन को बच्चे लामीज थ्योरम से करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दूंगा, फिर आपने करना है। बच्चे लामीज थ्योरम में हम क्या करते हैं, एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो पहले एंगल निकाल लेते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन कर लें तो भाई साहब हम बिल्कुल सही राह पर हैं। ये एंगल 45 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 45 डिग्री होना चाहिए और फिर ये भी 45 डिग्री होना चाहिए ना, जेड बन रहा है। ये 90 डिग्री है। इन्होंने हमसे बोला कि ए बी में फोर्स बताओ कितनी होगी। तो प्यारे बच्चे मैंने बोला ए बी में जो फोर्स होगी साइन, ये ए बी है, ये है फोर्स इन ए बी और ये है फोर्स इन बी सी। तो बच्चे ए बी की जब बात करेंगे तो बाकी दो के बीच का एंगल देखेंगे। तो ये 90 डिग्री, ये 45, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 135 डिग्री। तो साइन 135 इज इक्वल्स टू 2p, ये 2p है। तो भैया ये वाला एंगल देखेंगे, ये 45, ये 45, ट्राइंगल के सारे एंगल से 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो 45 45 90, तो ये एंगल कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री।
डिवाइडेड बाई साइन 90। साइन 90 1 होता है बच्चों। ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है। साइन 135, साइन 135 कितना होता है? साइन 90 प्लस 45, साइन 90 कॉस में बदलता है, कॉस 45 1/√2 होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2p/√2। अब आपने क्या करा, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो बच्चे फोर्स इन ए बी हो जाएगा √2 टाइम्स। तो आंसर इज ऑप्शन यस। बिल्कुल, आज के YouTube पर भी क्वेश्चन था ये, आज मैंने कराया भी है। और ये क्वेश्चंस बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का क्वेश्चन है, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिर्फ डेटा अलग होगा, वो आप अभी सॉल्व करके मेरे को बताओगे। पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? बच्चे क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है? और देखो लामीज थ्योरम से बहुत आसानी से हो गया, यही कोई और कंसेप्ट लगा देना, बड़ा दिमाग बड़ी मेहनत लगती। अब देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा बदला है, ये है। तो बच्चे पी फोर्स लग रही है, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है? तो कितना हो गया 75, 180 में से घटाया तो कितना आ गया, ये एंगल 105 डिग्री आ गया। अब इन्होंने आपसे क्या पूछा है? ट्रस है, आपको सीबी मेंबर में फोर्स बतानी है। सीबी मेंबर में आपको बताना है कि कितना फोर्स लगेगा, बताइए। वैसे सीबी, चलो मैं आपको अभी प्रैक्टिस के लिए सीबी के बजाय थोड़ा सा चेंज करते हैं, सी ए में बताओ, सी ए में कितना लगेगा? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि 105 जो डिग्री है ये याद नहीं होती है, बट मेन हमें कंसेप्ट सीखना है। बच्चे ये 45 है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है? ये 90, ये 90। तो लेट से हमें एसी में पता करना है, तो फोर्स इन एसी, इन दोनों के बीच में एंगल ये कितना हो गया, 90 और 45, साइन 135 इज इक्वल्स टू पी अपॉन, ये बच्चे कितना हो गया, साइन 105। इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 0.966 है ये वैल्यू, ठीक है? मेन मेथड है, साइन 105 0.966 है। तो एफ ए सी कितना हो गया, P अपॉन 0.966 इंटू साइन 135 कितना हो गया, 1/√2। .732। तो बच्चे फोर्स एसी में कितना हो गया, 0.732 पी टाइम, ठीक है? लामीज थ्योरम की मदद से ही आप एसी में भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन ने वैसे बीसी बोला है, बच्चे बीसी के लिए भी आप लामीज थ्योरम निकाल सकते हो, बट उसमें क्या है ना, अभी हमने इतना पढ़ा नहीं है। कैसे निकाल सकते हो, आपको रिएक्शन एट बी निकालना पड़ेगा, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ा देगा, ठीक है? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अभी क्या जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे करना इसको मुश्किल है, बट हम कैसे कर सकते हैं, मान लो लेट से हमें आरबी पता चल जाए, और वो बस इसलिए अभी आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। ये आपकी फोर्स हो गई किसमें, बीए में,
और ये फोर्स हो गई आपकी BC में। 3 फोर्स है, एंगल ये कितना है 45 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, और ये कितना हो गया 135 डिग्री। तो अब आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो अभी भी कर सकते हो तो अभी भी जाएगा ये, क्यों नहीं हो सकता, जरा करके देखें एक बारी। ये बी पॉइंट है, मान लो रिएक्शन नहीं है हमारे पास, बट हमारे पास एंगल्स तो हैं। ये कितना हो गया फोर्स BA, तो भैया ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये 90, ये 90, ये 90। तो FBA तो हमें पता है, हमें ये निकालना है। FB नहीं, थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें, रिएक्शन ये दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। BC के लिए, BC के लिए पूछा है, सोम का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, बट हम लामीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और ये थोड़ा मेहनती क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है बच्चों गेट एग्जाम का। क्वेश्चन क्या है, आपके सामने 900 न्यूटन का ये लोड लग रखा है और ये 2 चेन है, तो ये A है ये B है, इस पॉइंट को C मान लेते हैं। इन्होंने आपसे बोला कि इंडिविजुअल चेन में बताओ कितनी फोर्सेस होंगी। कैसे होगा ये क्वेश्चन, बस आपको ये एंगल पता चल जाएगी, एंगल क्या है। करना चाहोगे अभी इस क्वेश्चन को, कर पाओगे? θ1 θ2 लामीज थ्योरम लगेगी। एक बार ही करने की कोशिश करो, मैं भी आपका साथ देता हूं, आप भी कॉपी पेंसिल लो, मैं भी लेता हूं यहां पर। ये एंगल θ1 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। साइन θ1 ये A है, ये D है, ये D पॉइंट मान लेते हैं। तो बच्चे इसको अब देखो, मैंने जैसे बोला ना, दिमाग ज्यादा लगाने से वो खराब नहीं होता, वो बेहतर बनता है। तो अगर आपको θ1 θ2 पता चल गए तो आप लामीज थ्योरम निकाल के क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। अभी ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कम है। अब बात यह आती है कि ये एंगल कैसे आ सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे आ सकते हैं, आप अल्फा पता करो। साइन अल्फा क्या होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो आपने बोला 3/5। ये क्या आ गया, साइन अल्फा आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से अल्फा निकाल लो, अल्फा कितना आया, साइन इनवर्स 3/5 मतलब 0.6, तो साइन इनवर्स दिस वैल्यू 36.87। ये एंगल कितना आया 36.87। तो बच्चे θ1 कितना आएगा, अल्फा ये 90 डिग्री है ना भैया, तो 90 में से घटा दो, तो 90 माइनस 36.87, तो 53.13 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे फिर से बताओ साइन बीटा, या आपको ये भी जरूरत नहीं है भाई, ये अल्फा है, ऐसे ही कहें परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है तो फिर से लगा लेते हैं, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो साइन, अच्छा सॉरी परपेंडिकुलर तो है, तो ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 90 डिग्री बन ही रहा है। तो ये अल्फा ये 90 डिग्री, तो बीटा कितना आ गया 53। ये जो बीटा है ये एंगल आएगा 53.13 डिग्री, ये बीटा की वैल्यू आ गई। तो θ2 कितना आएगा, 90 में से घटा दो 36.87 डिग्री। बस अब इन्होंने लामीज थ्योरम लगा दो, तो T2 अपॉन ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल,
ये 90 है तो कितना आएगा साइन 270। अच्छा सॉरी 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 T2, तो इनके बीच में एंगल, सॉरी सॉरी ये एंगल देखना है। तो भैया ये पूरा एंगल, ये 90 डिग्री और θ1 कितना है 53.3, ऐड कर दो, ये आएगा साइन 143.13। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1900 और ये बीच का एंगल हो गया साइन दिस वैल्यू 0.6 इंटू 1900, 1140, डी ऑप्शन। तो बचे T2 कितना आ गया 1140। तो T1 बिल्कुल इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, वैसे एक ही ऑप्शन है 1140 वाला। तो T1 कैसे आ जाएगा, T1 की भी मैं इक्वेशन लिख देता हूं, बट बहुत अच्छी बात है बच्चों। पहले मुझे ना प्लीज एक स्वर में बताओ क्वेश्चन समझ आ रहा है ये, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो मैं तो खुशी के मारे भाई साहब वाव बोल दूंगा जोर से। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 6.85 प्लस 90 डिग्री 126.87 और कितना हो गया 1900 बाई साइन 90। 0.8 है ये, तो 0.8 ऑफ 1900 15-20। यारे बच्चे, एक बच्चे ने बोला कि सर बता दीजिए फिर से। देखो जब भी आपको ऐसा फोर्स दिखे ना, अब आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि भाई लामीज थ्योरम से हो सकता है, फोर्सेस को रिजॉल्व करके भी हो सकता है, बट मुझे ये लगता है कि लामीज से जल्दी हो जाएगा। तो लामीज थ्योरम के लिए जहां पर तीनों फोर्सेस मिल रही है वहां के एंगल पता होने चाहिए। तो मेन आपको θ1 θ2 पता होना चाहिए। अब आपने देखा कि ये 4 है ये 3 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करा कितना आया रूट 25, 5, तो मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है यहां पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर है। आपने बोला सर एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो साइन अल्फा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। अल्फा कितना आ गया 36.87 डिग्री। ठीक है, अल्फा आया ये एंगल, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा, कितना आ गया 36.87। अब ये 36.87 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आएगा 90 माइनस 36.87। ये एंगल पता चल गए, तो आपने बोला कि सर अब हम आराम से पता कर सकते हैं ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल बीटा होगा। बस अब आपको यहां से एंगल पता चल गए, लामीज थ्योरम लगा दिया आपने। समझ आई बात बच्चों? सोचो यार गेट का क्वेश्चन है, अगर हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मेरा एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि इस बैच से सिलेक्शन तो सारे बच्चों का होना चाहिए, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डबल डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक लेकर आए अपने एग्जाम में। एक होता है एग्जाम क्लियर करना, बस मार्जिनली क्लियर करना, तो सिर्फ क्लियर नहीं करना है, फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर करना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, और सोचो गेट का क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर बताओ। दो इक्वल फोर्सेस है बच्चों, 60 डिग्री पे लग रही हैं, रिजल्टेंट फोर्स 40√3 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा? दो इक्वल फोर्स का रिजल्टेंट और एंगल दे रखा है, बताइए फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये थोड़े से क्वेश्चन हम करेंगे अभी, उसके बाद फिर फ्रिक्शन हमने पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा सा और पढ़ना है। बताओ
तो बच्चे आपने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बट दोनों सेम है, प्लस 2pq cos 60। cos 60 बच्चे कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ गया 3p स्क्वायर रूट, मतलब p√3, और रिजल्टेंट कितना दे रखा है 40√3, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 40। वेरी गुड। ये सारे क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, ए जेई ईएससी गेट सबके क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चे। सेम क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों रिजल्टेंट? बहुत बढ़िया सीताराम, बिल्कुल सही बताया। प्यारे बच्चे, पहले आप फोर्सेस का एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड देख लो, 60 यहां 40 यहां, तो नेट डायरेक्शन एक्स में कितना है 40, और वाई में देख लो 80 नीचे 40 ऊपर 40, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 40√। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था। The maximum frictional force which comes into the play when a body just begin to slide over the surface of the other body is known as what? बताइए। बहुत आसान है, सीधा सीधा डेफिनेशन है, आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है रिवीजन करने का। तो प्यारे बच्चे, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन बॉडी ऑफर करती है मूवमेंट से जस्ट पहले, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन के भी क्वेश्चन करेंगे हम, डोंट वरी। क्या समझाया था, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है बॉडी स्टैटिक में है, मूवमेंट हो गया तो डायनामिक में है, वो फ्रिक्शन की वैल्यू जहां मूवमेंट जस्ट होता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। बच्चे डेल्टा एच और डेल्टा वी अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेज है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, डेल्टा एम अलजेब्रिक सम है मोमेंट्स का। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच 0 होना चाहिए, डेल्टा वी 0 होना चाहिए, डेल्टा एम 0 होना चाहिए, या तीनों ही 0 होने चाहिए? तो जो एसएससी का क्वेश्चन है, आंसर इज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि ये हमने पढ़ा भी है कि जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात होती है तो बच्चे तीनों इक्वेशन 0 होनी चाहिए। The ratio of moment of inertia of triangular section about its base and about a centroidal axis parallel to its base is what? तो वैसे तो हमने ये डायरेक्टली करा था, बट हो सकता है भूल गए हो, तो या तो जल्दी से सॉल्व कर लो। तो प्यारे बच्चों, आप ये बात जानते हो कि ये सेंट्रोइडल एक्सिस है और हमसे बेस के अबाउट पूछा गया है। तो बच्चे आई एक्स की वैल्यू तो है, ये वैल्यू बी है, ये वैल्यू एच है, तो बी एच क्यूब बाई 36। आई बी की वैल्यू क्या होगी बेस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट पता है, बी एच क्यूब बाई 36 इस बॉडी का एरिया, और पैरेलल जो बीच में है बॉडी, ये h/3 इसका स्क्वायर, पढ़ाया था ये मैंने।
तो ये वैल्यू आती है BH³/12। तो इन्होंने आपसे बोला है बेस अबाउट सेंट्रोइडल, तो IB/IX के बारे में बोला है आपसे। तो बच्चे क्या हो जाएगा, BH³/12/BH³/36 मीन्स 36/12 मीन्स 3। तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये काफी पूछा जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है और इसीलिए मैंने आपको कराया भी था ये। चलिए अब ये देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे देते हैं। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप ही अभी सॉल्व करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री साइड्स इज व्हाट। चलिए आप ही सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही बताते हैं। एसएससी का क्वेश्चन है बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको दे रखी है ए, आपसे सेंट्रॉइड की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी बताइए। वैसे तो 1 मिनट बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। चलो मैं इसमें टाइमर स्टार्ट करता हूं, देखते हैं हमारे कितने बच्चे आंसर सही देते हैं टाइमर के अंदर। कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। भाई सबको आंसर देना है भाई। 20 सेकंड हो गए, दिमाग लगाइए, सोचिए। आप एग्जाम दे रहे हो और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको आंसर बताना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। दिमाग लगाएंगे तो कर सकते हैं, इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं हम। मुझे ABCD सारे ऑप्शन दिख गए हैं। कमेंट सेक्शन में आप देख ही पा रहे होगे। 15 सेकंड रह गए हैं भाई। समय समाप्त। आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए कैसे आएगा आंसर। देखो बच्चे, सबसे पहले तो ये साइड इक्विलेटरल है, तो ए ए ए। अब हमने क्या करा, हमें हाइट पता होनी चाहिए, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है वो h/3 पर होता है। तो हाइट क्या होगी, हाइट आप कैसे निकाल सकते हो, ये परपेंडिकुलर है, ये पूरी वैल्यू a है, ये वैल्यू a/2 है। तो भैया जब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो लेट्स से ये साइड है y है, तो आपने बोला सर y आएगा √a² माइनस a²/4। तो कितना हो गया, 4² माइनस a² मीन्स 3a²/4 का रूट, या फिर √3a/, ठीक है। ये साइड आएगी। ओ मैंने गलत बताया मुझे लग रहा है। बच्चे सेंट्रॉइड कितनी हाइट पर होता है, y/3 पर होगा। तो इन्होंने आपसे सेंट्रॉइड पूछा है, तो y/3। तो बच्चे y/3 मतलब √3a/2/3। अब √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, √3 नहीं नहीं सही बताया था भाई, a/2√3 बी ऑप्शन।
अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बट स्टिल काफी कंफ्यूजन रहा बच्चों को इस क्वेश्चन में। बच्चों समझ आया क्वेश्चन? जल्दी से बताओ। आसान क्वेश्चन है, ये हो जाने चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत मुश्किल है, इनमें बड़ी मैथमेटिक्स है, तो ये होने चाहिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स बेस। तो बच्चे बेस के अबाउट क्या होता है? bh³/12। अभी सॉल्व कराइए। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस से। नेक्स्ट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ बेस बी एल्टीट्यूड h विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस। सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द बेस, क्या वैल्यू हो गई? bh³/36। ये अभी पढ़े हैं। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, बहुत यूज होगी स्पेशली सोम सब्जेक्ट में। बच्चों ये है स्क्वायर सेक्शन, ठीक है? दिस इज अ स्क्वायर सेक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे स्क्वायर सेक्शन का आई बताओ, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये वैल्यू आएगी। भाई रेक्टेंगल का bh³/12 होता है, b और h a हो गए, साइड a है, तो आप बोलोगे सर a4/12। अब सोम में ना बच्चों एक होते हैं डायमंड सेक्शंस। डायमंड सेक्शंस क्या होते हैं? इनमें जो डायगोनल होता है वो बच्चे हॉरिजॉन्टल होता है, इस तरीके से। ओ भाई साहब, इससे टेढ़ी फिगर बन नहीं सकती, तो हम पहले ये बनाएंगे और फिर ये बनाएंगे और फिर इसको घुमा देंगे। तो बच्चे ये आपका डायमंड सेक्शन है, अभी भी बिल्कुल सही बना नहीं है, बट चलो कोई नहीं। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि अच्छा मुझे बताइए कि अब आई की वैल्यू इस एक्सिस के अबाउट क्या होगी, तो बच्चे आई अभी भी सेम रहेगा। तो इसमें ऐसे बोलते हैं कि जब स्क्वायर का डायगोनल हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए, जिसका वैसे डायमंड सेक्शन बोलते हैं, तो ऐसे केस में आई की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे सेम रहती है, a4/12 ही रहेगी। तो आई बिलीव ये हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए पहले तो बच्चों मुझे बताइए, अभी तक के जो क्वेश्चंस करे कोई दिक्कत परेशानी किसी क्वेश्चन में? ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हैं, तो आप देख सकते हो कि अगर हम क्वेश्चंस ये कर पा रहे हैं तो बाकी भी आराम से कर लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। एक बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बस अभी सॉल्व कर दो। गेट का क्वेश्चन है ये, गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, और ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। क्वेश्चन बच्चों ये है कि आपसे आईपी पूछा गया है, आईपी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने समझाया था एक तरीके से आई जेड हो गया ये। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का जिसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर है और डेप्थ 6 सेंटीमीटर है, आपको आई जेड पता करना है, क्या होगा?
लैमीज में बच्चे आज 3 क्वेश्चन हमने करे, इसको एक बारी खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो फिर पूछो, ठीक है। एंगल निकालने का खेल है सारा बच्चे। आई जेड होता है आई एक्स प्लस आई वाई। तो अगर हम रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाएं तो बच्चे ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। बच्चे आई एक्स की जो वैल्यू होती है ये हमने पढ़ी है बी डी क्यूब बाई 12 और आई वाई की वैल्यू होती है डी बी क्यूब बाई 12। तो प्यारे बच्चों आई जेड क्या हो गया बी डी क्यूब बाई 12 प्लस डी बी क्यूब बाई 12। आपने क्या करा बी डी और 12 कॉमन ले लिए, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बच्चे बी की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 6 बाई 12, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 6 का स्क्वायर हो गया 36। ये कैंसल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई 40। तो आई जेड हो गया 40 सेंटीमीटर टू द पावर 4। 4 पावर क्यों आ रहा है, बी की यूनिट सेंटीमीटर, डी की यूनिट सेंटीमीटर, इसका क्यूब, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब इज दिस वैल्यू। गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। अब बच्चों हम फ्रिक्शन पर थे, ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो क्वेश्चंस करने से आई बिलीव आई होप कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल आया होगा। अभी फ्रिक्शन को हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, थोड़ा सा और पढ़ेंगे और उसके बाद फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस, थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लें पहले। फ्रिक्शन से बच्चे अभी करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ा दूं मैं, फिर फ्रिक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आता है। तो फ्रिक्शन का काम होता है ओरिजिनल मोशन को अपोज करना, ठीक है, ये हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चे फ्रिक्शन के 2 टाइप हैं, स्टैटिक, स्टैटिक में क्या होता है बॉडी रेस्ट में रहती है, और डायनामिक, बॉडी मोशन में होती है। अब बच्चों डायनामिक में भी 2 होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग, बॉडी स्लाइड कर रही है, और एक होता है रोलिंग, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स में स्लाइडिंग और रोलिंग, ठीक है, ये स्टैटिक है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी मूव कर रही है बट खिसक रही है तो स्लाइडिंग, रोल करेगी तो रोलिंग। फिर आया लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, ये वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है जो बॉडी पे इंड्यूस होती है, और ये तब आती है जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होती है। और यहां से हमने एक ग्राफ के बारे में समझा था फिर। तो बच्चे इस ग्राफ ने हमको ये बताया था कि जो फ्रिक्शन होता है वो एक सर्टेन वैल्यू पर आके मैक्सिमम हो जाता है। जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, आपने और लोड लगाया तो एकदम से ड्रॉप आता है। क्यों ड्रॉप आता है, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग होती है वो टूट जाती है, इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है। हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो सरफेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो बच्चे अगर फोर्स, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगी तो बॉडी मूव नहीं करेगी, स्टैटिक रहेगी, और ज्यादा हो जाएगी तो बॉडी मूव कर जाएगी, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन पर हम थे। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, देखो जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को टच करेगी तो वहां पर रिएक्शन इंड्यूस होगा। तो सिंपल भाषा में रिएक्शन सबसे पहले क्या होते हैं, ये इंटरनल फोर्सेस होती हैं। तो अगर कहीं पर भी आपको रिएक्शन शब्द सुनाई दे रहा है तो ये इंटरनल फोर्स है। और जो लोड होता है, जो लोड होता है, ये बच्चे एक्सटर्नल फोर्स होता है। इन शब्दों का बहुत इस्तेमाल होगा सोम में, तो अभी से ही पढ़ लेंगे तो तब आसानी रहेगी। तो बच्चे व्हेनेवर अ बॉडी टचेज अनदर बॉडी इंटरनल रिएक्शन इज इंड्यूस्ड। तो ये रिएक्शन कब आता है, व्हेन
1 body touches another। अब जैसे ये बॉडी है, यहां पर ये बॉडी कांटेक्ट में है, तो बच्चे ये रिएक्शन आएगा R। अब अगर हम इस बॉडी को देखें तो यहां पर और कुछ नहीं है, यहां सिर्फ वेट है। तो अगर हम समेशन ऑफ फोर्सेस को y डायरेक्शन में 0 कर दे तो रिएक्शन की वैल्यू W के इक्वल आ गई एज पर दिस फिगर। किसी और लोडिंग के लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है म्यू टाइम्स R। दिस इज द मैग्नीट्यूड वेयर दिस म्यू, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये डिपेंड करता है सरफेस पर। तो म्यू आपको सरफेस के बारे में बताता है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दो टर्म्स में बच्चों को काफी दिक्कत रहती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो मैक्सिमम एंगल है जिस पर आप बॉडी को रख सकते हो बिना वो बॉडी को स्लाइड कराए। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे ये पेन है, इसको मैंने अपने हाथ पे रखा, तो मेरा हाथ टिल्टेड है, बट बॉडी एक सर्टेन एंगल तक इस स्लाइड, इस स्लोप पर रह सकते हैं बिना खिसके। बट एक ऐसा एंगल होगा जिस पर मैं इस बॉडी को रखूंगा तो वो खिसक कर नीचे आ जाएगी। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो मैक्सिमम एंगल होता है जिस पर आप एक बॉडी को रख सकते हो बिना उसको नीचे खिसकाए। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो बॉडी खिसक कर नीचे आ जाएगी। तो फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम। तो जैसे बच्चों ये एक बॉडी है, ठीक है, यहां पर ये बॉडी का वेट लगा हुआ है W। अब देखो, मैं बड़ा आपको एक अच्छी चीज बताता हूं। कई बारी बच्चे रट लेते हैं, बट आई होप आज से आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखो, ये बच्चे एंगल हो गया। हमेशा ये डाउट रहता है कि कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व होंगे। तो एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो भैया वेट का कंपोनेंट कौन सा डायरेक्शन में क्या आएगा? देखो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे ये एंगल बताओ, ये एंगल ये कितना होगा? आप बोलोगे सर ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। दिस एंगल, ये जो एंगल, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। आए हमारी फिगर ही चली गई, बट आप आई होप आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो ये 90 माइनस अल्फा है। तो बच्चे ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होना चाहिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 90 माइनस, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा है। वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है इस तरीके से। ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होना चाहिए। ये 90 डिग्री है, तो प्यारे बच्चे ये एंगल क्या हो गया? ये अल्फा हो गया, ठीक है। इसको मैं अगर वर्टिकल अपोजिट से दिखाऊं आपको, ये फिगर इस तरीके से ऐसे, और ये ऐसे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, ये वाला, तो ये भी 90 माइनस अल्फा हुआ, ये 90 डिग्री है, तो ये अल्फा हो गया। अब हम इस चीज को कई बारी पढ़ चुके हैं कि बच्चे अल्फा के साथ जो होता है, ये अल्फा है, अल्फा के साथ जो है वो कॉस है, तो ये है W कॉस अल्फा। ये सॉइल में बहुत यूज होगा, ये यूज होगा हाईवे इंजीनियरिंग में, तो ये है W साइन अल्फा। तो बच्चे W साइन अल्फा क्या कर रहा है? इस ब्लॉक को खिसकाने की कोशिश कर रहा है। अब ब्लॉक अपने वेट की वजह से खिसकेगा नहीं,
बट अगर अल्फा की वैल्यू एक सर्टेन एंगल से ज्यादा हो गई तो ब्लॉक खिसक कर नीचे आ जाएगा, फिर फ्रिक्शन भी रोक नहीं पाएगा उसको। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो मैक्सिमम एंगल होता है जिस पर आप एक बॉडी को रोक सकते हो बिना उसको नीचे खिसकाए। पहले मुझे बताओ, ये रिजॉल्व करना समझ आया फोर्सेस को? ठीक है, एक बार ही सीख लोगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी मान लो कहीं और पर कोई और एंगल हो तो भी दिक्कत नहीं आएगी, सीख लेना है बस एक बारी। तो देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि आपने क्या करा, इक्विलिब्रियम कंसीडर करा। तो भैया कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो वेट लग रहा है डाउनवर्ड्स, ठीक है, वेट लग रहा है डाउनवर्ड्स, ठीक है। और क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। भाई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तभी तो बॉडी मूव नहीं कर रही। अब बॉडी खिसक कर नीचे आनी चाहिए थी, तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? अपोजिट टू इंटेंडेड मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो बच्चे डब्ल्यू साइन अल्फा बॉडी को नीचे लेकर आता, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। और तीसरी फोर्स क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो कई बच्चों के दिमाग में आ सकता था रिएक्शन ऊपर क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि सरफेस है ना, सरफेस रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर। अभी हमने न्यूमेरिकल करे थे, वो सर्कल वॉल को टच कर रहा था, परपेंडिकुलर बनाते थे ना, ऑलवेज ये परपेंडिकुलर का साइन होता है टू दी सरफेस, ठीक है, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर है। अब इन्होंने बोला कि लेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसको हमने धीरे धीरे बढ़ाया। तो हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को धीरे धीरे बढ़ाया। तो भाई आप देख सकते हो दिस इज द फोर्स, ये वो फोर्स है जो बॉडी को नीचे लेकर आएगी। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा बढ़ाओगे साइन अल्फा बढ़ेगा। अल्फा को जब आप 0 से 90 की तरफ लेके जाते हैं तो वैल्यू 0 से 1 की तरफ आएगी। तो एक सर्टेन पॉइंट पर ये बॉडी हो सकता है खिसक कर नीचे आ गए। अल्फा की वो वैल्यू जिस पर बॉडी जस्ट स्लाइड करके नीचे आती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी ग्रेजुअली इंक्रीज टिल द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। दिस एंगल of inclined plane, this angle of inclined plane at which a body just begins to slide down is known as angle of friction। तो बच्चे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे बॉडी जस्ट नीचे आती है स्लाइड करते हुए। बात समझ आई बच्चों? अब यहां पे डिस्कस करेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज को आप बहुत पढ़ते हो, स्पेशली सॉइल मैकेनिक्स में बहुत आता है। इधर ही मैं बता देता हूं कि बाद में दिक्कत ना है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। देखो एक और टर्म होती है, ये होती है एंगल ऑफ रिपोज। ये सॉइल मैकेनिक्स में आप बहुत पढ़ते हो। तो सॉइल मैकेनिक्स में आता है। तो बच्चे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? आपने सैंड ली और सैंड को ऐसे छोड़ना शुरू करा, तो सैंड क्या हो गई अपनी जगह पर, आप जैसे देख लो सैंड को आपने स्पिल करा। अब इस सैंड क्या है, ऐसे इसका एक इस तरीके से कोनिकल शेप बनती जा रही है। अब क्या होगा, सैंड नेचुरली अपने आप को एक एंगल पर एडजस्ट कर लेगी। तो ये जो नेचुरल एंगल होता है सैंड का, जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, जहां पर आके सैंड स्टेबल रहती है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। थैंक यू पीपीटी पसंद आई, मेहनत मेरी कामयाब हुई, बहुत मेरे को खुशी मिली, थैंक यू। भाई यार तुम लोग ऐसा तारीफ कर दो तो मेरे अंदर जोश आ जाता है, जोश। तो बच्चे देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से थोड़ा सा अलग होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट यस डिफरेंस है। तो द एंगल ऑफ रिपोज
इज द स्टीपेस्ट एंगल, स्टीपेस्ट मतलब मैक्सिमम एंगल एट विच पाइल ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, पाइल मतलब एक गुच्छा आप मान लो, ठीक है, समूह, पाइल मतलब आपने बहुत सारा सॉइल इकट्ठा कर लिया, तो एट विच अ पाइल ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल सच एज सैंड, ग्रेवल और अदर सॉइल will remain stable without any materials going sliding down। ठीक है, तो आपने सैंड लिया, उसको इस तरीके से स्पिल करना शुरू करा, तो एक उसका अंबार सा बन जाएगा, तो वो मैक्सिमम एंगल जिसपे वो खिसक कर नीचे ना आए उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ठीक है, इट इज दिस एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द स्लोप ऑफ द मटेरियल। तो बच्चे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? ये जो एंगल है बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड दिस स्लोपिंग ग्राउंड, इसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अब एक बच्चे ने बोला सर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, वैसे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ना अलग चीज होती है। अब पूछा है तो मैं बता देता हूं, हो सकता है कि कई बच्चों ने जियोटेक में पढ़ा हो, कुछ ने ना पढ़ा हो। जिन्होंने पढ़ा है वो देख लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है डोंट वरी, पढ़ाना है मैंने ये, तब समझ में आ जाएगा। तो हार्डली 1 मिनट का ही कंसेप्ट है, इसलिए मैं अभी बता देता हूं। ज्यादा बड़ा कंसेप्ट होता तो मैं कहता कि यार बाद में बताऊंगा। देखो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ये एक मोहर सर्किल है, ठीक है, और ये रिजल्टेंट है, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट। या इस फिगर को मैं थोड़ा सा साफ सुथरा बनाता हूं, तब समझ में आएगा। मान लीजिए कोई सॉइल है जिसका कोहेजन या फाई 0 है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो तो मान लेते हैं कि कोई सॉइल है, कोहेजन 0 मान लेते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है? सॉइल में आप इसको पढ़ते हो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को। तो जब कोहेजन 0 होता है तो बच्चे ये वैल्यू जो होती है ना रिजल्टेंट की, ये C0 होता है, ये टाउ है, सिग्मा एन है। टाउ एफ क्या होता है? C प्लस सिग्मा 10 फाई, तो C0 है। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है? ये वैल्यू होती है आपकी रिजल्टेंट सिग्मा आर, और ये होता है सिग्मा एन। तो रिजल्टेंट और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में, रिजल्टेंट और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में जो एंगल होता है वो आपका सिग्मा आर होता है। ठीक है, तो जो फाई है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई, दिस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस। समझ आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं आया कोई बात नहीं, ये बाद में पढ़ना है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में आपने पढ़ना है। ठीक है, पूरा सॉइल में आएगा ये, तो तब कर लेना इसको। अरे भगवान जी, ये क्या किया मैंने? चलो अब वापस से आते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया था, ठीक है, ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब बच्चे एक टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल आपने इसको स्कूल में पढ़ा होगा। तो अगर हम बात करें, हमने क्या करा कि ये एक बॉडी बना दी, ठीक है, और इस बॉडी पर हमने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया। तो ये जो ब्लॉक है ये वेट लगा रहा है W,
और यहां पर एक रिएक्शन आएगा इस तरीके से। तो बच्चे ये है W, ये है रिएक्शन R। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, ये होता है म्यू टाइम्स R। तो ये जो म्यू है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स F डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। और जो म्यू है बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, के सरफेस पे डिपेंड कर। ठीक है। अब आता है कोन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोन ऑफ फ्रिक्शन, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। देखो कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चे यहां पर है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये है फ्रिक्शनल फोर्स और ये है रिएक्शन N। फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन N, इनके बीच में 90 डिग्री है। ठीक है, तो लेट्स से R इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फिर से समझो। फिगर शोज अ बॉडी ऑफ वेट W, एक बॉडी है, ठीक है, जिसका वेट W, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स P, एक फोर्स लग रही है P, तो भाई P के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया फ्रिक्शन। इफ द लाइन OA making the angle maximum angle of friction phi with the normal is revolve about OB as an axis, the cone generated is called the cone of friction। देखो क्या है बच्चों, तो ये आपकी नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, ये आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है, आपने इसका रिजल्टेंट निकाला मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स F max। F max क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो आपने क्या करा, लिमिटिंग फ्रिक्शन पता करा, म्यू इंटू रिएक्शन, ठीक है, म्यू इंटू N, और नॉर्मल फोर्स पता करी जो वेट के इक्वल आ गई। अब आपने इसका रिजल्टेंट निकाला। तो लेट से ये फ्रिक्शनल फोर्स है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, सॉरी ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है, कहीं रिजल्टेंट आ गया। अब इस रिजल्टेंट को आपने घुमाया, अब आपको हो सकता है कि एलिवेशन में ना दिखे, अब प्लान में देखो, ये रिजल्टेंट है, इसको घुमाया आपने, तो बच्चे ये क्या बन रहा है, सर्कल। और अगर ऐसे देखोगे तो क्या बन रहा है, कोन। तो अगर आप इस फिगर, इसको मैं ऐसे रोक दूं यहां पर, और ये इस तरीके से घुमाऊं इस तरीके से, तो ये कोन बन रहा है, इसको कोन ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो बच्चे आपने क्या करा, मैक्सिमम फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का लेकर रिजल्टेंट निकाल दो एक। ठीक है, तो ये जो रेड वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्टेंट की। अब अगर गिवन रिजल्टेंट इस कोन ऑफ फ्रिक्शन के अंदर रहता है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, और अगर इससे आगे निकल गया तो बॉडी मूव कर जाएगी। फिर से सुनो, सबसे पहले डेफिनेशन समझो। इन्होंने बोला एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो सबसे पहले ये जो कोन बन रहा है, दिस कोन इज नोन एज कोन ऑफ फ्रिक्शन। पहले मुझे बताओ, ये कोन समझ आ रहा है, ऐसे सॉफ्टी होती है यार, सॉफ्टी खाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, नीचे वाला पॉइंट फिक्स कर दो और इसको घुमा दो। तो ये क्या है, ये रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, नॉर्मल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन का। अब इस रिजल्टेंट को घुमा दो तो ये कोन बन गया। अब जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, जो भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उसका रिजल्टेंट इस कोन के अंदर है, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। क्यों अंदर है, इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं किया गया। अगर कोन से बाहर निकल गया रिजल्टेंट तो बॉडी मूव कर जाएगी। बच्चे एक बारी बात बताओ, समझ आई ये समझ आ रहा है जो मैं कोन बोल रहा हूं, कैसे बन रहा है? थोड़ा सा बच्चों, सब बच्चे बताओ, यस नो।
So if the resultant of R of the normal reaction and force of friction F, तो force of friction और resultant of normal reaction R क्या है? Resultant है normal reaction का N का और frictional force F का, ये इस कोन में रहे, falls within the cone of friction, then body will not move. The force acting on the body are not great enough to cause the motion. बट अगर जैसे इस फिगर में देखते हैं, ठीक है, जैसे ये फिगर है, देखो ये है ना, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और इसको लेके कोन बना दिया गया, तो ये आपका मैक्सिमम है, दिस इज योर मैक्सिमम, या बाउंड्री ऑफ कोन है, ये बाउंड्री ऑफ कोन है। अब जो एक्चुअल रिजल्टेंट है वो इसके अंदर रहा, जैसे इस फिगर में पिंक लाइन रेड के अंदर है, तो ये फोर्स पी इतनी ज्यादा नहीं है कि बॉडी को मूव करा दे, बट अगर ये रिजल्टेंट इस कोन के बाहर है, इस तरीके से है, तो फिर ये रिजल्टेंट इतना ज्यादा है कि बॉडी मूव कर जाएगी। बहुत बढ़िया, राजीव ने बिल्कुल सही बताया। अगर पिंक लाइन, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, यार देखो मेहनत देख रहे हो मेरी, मेहनत पता है क्या है कि मैं कोशिश करता हूं कि स्लाइड कलरफुल हो, कलरफुल ना मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी लगती है आंखों को, बट इसके लिए मुझे 40 बार ही कलर बदलना पड़ता है पेन का। क्यों भाई? जब मैं 12th में था ना, तो केमिस्ट्री की एक बुक थी एबीसी, मेरे ख्याल से अभी भी आती होगी, तो उस बुक को मुझे बहुत पसंद थी, जबकि वैसे सब बाकी कोई प्रदीप्स केमिस्ट्री पढ़ना पसंद करते थे, बट एबीसी केमिस्ट्री में पढ़ता था, क्योंकि ना उसकी बुक में ना बड़ी सुंदर फिगर्स थी, ऐसे ही बड़े रंग बिरंगी सी थी, तो पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता था। तो तब से मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ कलरफुल चीजें होती है तो उन्हें पढ़ने में मजा आता है, बट काम बढ़ जाता है मेरा। क्या बता रहा हूं मैं? अब जैसे रिजल्टेंट, जैसे ये पिंक, अरे कलर बदला ही नहीं, अगर ये पिंक इज विद इन रेड, अगर पिंक रेड के अंदर है तो नो मोशन, कोई मोशन नहीं होगा। वैसे तो मजेंटा है ये, पिंक लिख देता हूं मैं, पिंक इज आउटसाइड रेड, क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा। तो ये रोल होता है कोन ऑफ फ्रिक्शन का। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये फाई है, फाई पता है क्या है? ये वही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो अभी आप पढ़ के आ रहे हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा ना अभी हमने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये वाला। समझ आई बात बच्चों? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम पे बच्चे आपने क्या करना है, जब आप अपनी ऐप ओपन करते हो केजीएस ऐप, तो उसमें आप कंटिन्यू लर्निंग पर आते हो। लर्निंग में क्या लिखा होता है? क्लासरूम लिखा होता है, टुडे शेड्यूल क्लासरूम। उसी में ऊपर पे आप देखोगे, टॉप पर देखोगे तो क्लासरूम, टुडे शेड्यूल क्लासरूम, फिर उसके आगे लिखा होता है अनाउंसमेंट। अगर वो छुप रहा है तो ऐसे स्क्रॉल करोगे ना लेफ्ट की तरफ, तो अनाउंसमेंट आएगा। अनाउंसमेंट पे क्लिक करोगे तो 20 जुलाई के आसपास एक टेलीग्राम एक अपडेट है, उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल पे ले जाना। मतलब वो आप 4-5 अनाउंसमेंट होंगे वो पढ़ना, उसमें एक टेलीग्राम के अनाउंसमेंट है, क्लिक करो सीधा टेलीग्राम चैनल पर आओगे। अब बच्चे आता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। वैसे तो मैं मानता नहीं, बट इस बच्चे ने इतने प्यार से दीजिए करके बोला तो मैं मजबूर हो गया हूं बताने के लिए। इतने अच्छे से बोलेगा तो फिर बताना पड़ेगा मेरे को। कोई और भी देख लो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो। बच्चे जब आप अपनी ऐप ओपन करोगे और उसमें सिविल का कोर्स डालिए, सिविल ओए हम्म
तो देखो इस तरीके से आता है ना, कंटिन्यू लर्निंग करा। तो यहां पे आता है टुडे लाइव, सॉरी टुडे लाइव, फिर क्लासरूम, फिर आता है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में थोड़ा नीचे जाओ, कहाँ है, किधर है, हट गया क्या? अरे बच्चा बात तो सही कह रहा, टेलीग्राम चैनल का मुझे नहीं दिख रहा था। आय की हो गया। मैं अभी बोलता हूं कि अपडेट कर दे, 1 मिनट रुको, ये बात मैं अभी कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। बस 1 मिनट, ये भेज देता हूँ। बोल दिया बच्चों, वो काम भी स्टार्ट करके बता देंगे अभी, ठीक है। चलिए अब आता है बच्चों लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो अभी हमने पढ़ा फ्रिक्शन के 2 पार्ट हैं, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक। तो बच्चे स्टैटिक के कुछ लॉज हैं और कुछ लॉज डायनामिक के हैं, ठीक है। इन लॉज को देख लेते हैं, ठीक है, और एक आध और छोटा सा टॉपिक है, फिर कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। नहीं अभिषेक, हर जगह बनता है ये कौन, ठीक है, हर जगह होता है, बट हाँ इंक्लाइन के केस में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ अनाउंसमेंट से वो अभी हट गया है, बट डोंट वरी, वो मैंने बोल दिया है टीम को। तो 1 सेकेंड, वैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट भी नाम बता देता हूँ, आप वहां से भी। आप एक बारी KGS JEE सिविल इंजीनियर डालना है तो होपफुली मिल जाएगा, बट जस्ट स्टिल मैं अभी आपको कंफर्म कर दूंगा, डोंट वरी। तो बच्चे लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और लॉज ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन है। अब पहले आते हैं लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे। वैसे क्या होता है ना, दोनों की इंपॉर्टेंस है। स्टैटिक को देखते हैं पहले कि भैया स्टैटिक क्या कह रहा है। तो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सो फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला लॉ क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। तो बच्चे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेगा जो कि अपोजिट है जिस डायरेक्शन में मोशन होने की बॉडी की टेंडेंसी है। अगर मैं बॉडी को इस तरफ लेके जा रहा हूं तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो फ्रिक्शन का मतलब ये है कि वो मोशन को अपोज करता है। तो जैसे अगर ये बॉडी है, मैं यहां पर अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, फोर्स आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। तो ये पहला लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। The magnitude of force of friction is exactly equal to the force which tends to move the body। बिल्कुल सही बात है, ये एक्चुअल में न्यूटन का लॉ है। क्यों? बॉडी मूव नहीं हुई, बॉडी स्टैटिक है, तो जितनी फोर्स आपने लगाई फ्रिक्शन की फोर्स उतनी ही हुई। तो भाई बिल्कुल सही बात है, यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन के इक्वल है। न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया, क्योंकि बॉडी स्टैटिक है, बॉडी मूव नहीं कर रही, तो जितना लोड आपने लगाया उतना ही फ्रिक्शन लग गया। स्टैटिक का रूल हो गया ना ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर द कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। बिल्कुल सही बात है। तो भाई जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन विल रिमेन अ कांस्टेंट रेशियो।
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। बिल्कुल सही बात है, इसको तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, जो लास्ट रूल है वो डिपेंड करती है रफनेस पर। रफनेस पर क्यों, इसका भी रीजन हम कई बार पढ़ चुके हैं बच्चे। फ्रिक्शन आता क्यों है बॉडी में, फ्रिक्शन आता क्यों है, फ्रिक्शन आता है इंटरलॉकिंग की वजह से, इंटरलॉकिंग की वजह से। और प्यारे बच्चे इंटरलॉकिंग कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा होगा। अब ये क्वेश्चंस क्या होते हैं ना बच्चे, थ्योरी के रूप में एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब आता है लॉज ऑफ डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी बॉडी क्या है, अभी बॉडी मोशन में है, बॉडी अब मोशन में है। तो फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। पहला, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन। तो भाई ये तो सेम बात है, गाड़ियों में यही होता है, इसी के लिए कहते हैं कि फ्रिक्शन बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बियर्स द कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, बट दिस रेशियो इज स्लाइटली लेस देन दैट केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आपको लगेगा अरे सर ये तो बड़ी सारी अंग्रेजी बोल दी इन्होंने, बट कुछ नहीं बोला इन्होंने सिर्फ वो बोला है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये चीज बोली इन्होंने कि जो काइनेटिक कंडीशन में फोर्स आएगा वो स्टैटिक के कंपैरिजन में कम आता है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो ये है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इन्होंने बोला कि काइनेटिक की कंडीशन में जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग से कम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक बार ही प्रोजेक्शंस आपने तोड़ दिए तो फिर आसानी हो जाती है। और लाइफ भी ऐसी है, आपको शुरुआत में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा, बट एक बारी तैयारी आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी, शुरुआत में आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, आपके रूटीन बनाने में आपको दिक्कत आएगी, बट एक बारी रूटीन बन गया, एक बारी आप सांचे में ढल गए, तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी, बट मैक्सिमम से कम दिक्कतें आएंगी। और लाइफ इज ऑल अबाउट रिलेटिव, रिलेटिव होती है लाइफ। कैसे आपको जब ज्यादा दुख देख लेते हो तो कम दुख जो होते हैं वो खुशियां लगने लग जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि समय के साथ खुशियां आती है लाइफ में, समय के साथ आपको दुख सहने का पता चल जाता है। जब आप बहुत बुरा देख लेते हो तो बुरा डजंट लुक बुरा, इट लुक्स गुड। तो रिलेटिव होती है लाइफ, जो जितनी जल्दी बंदा समझ लेता है उतनी जल्दी खुश हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इन्होंने यहां पर लाइफ का हमें, ये सिर्फ लॉ ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, ये तो इन्होंने हमें लॉ ऑफ लाइफ बता दिया, तो जीवन का रहस्य बता दिया इन्होंने हमें। फॉर मॉडरेट स्पीड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेन कांस्टेंट बट इट डिक्रीजेस स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड। आप जानते हो ये जो पॉइंट है इसकी महत्वता बहुत ज्यादा आएगी हाईवे इंजीनियरिंग में। हम पढ़ेंगे इस चीज को कि हाईवे इंजीनियरिंग में जब हम साइट डिस्टेंस की चर्चा करते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग में एक कंसेप्ट होता है जियोमेट्रिक डिजाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, कि जो पेवमेंट्स होते हैं उनके ज्योमेट्रिक डिजाइन, उन पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है। इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ये सब आते हैं। उनमें से एक होता है साइट डिस्टेंस, कि ड्राइवर के पास कितनी विजिबिलिटी है ड्राइव करते टाइम। साइट डिस्टेंस में एक टर्म आती है एफ, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। अब जिन्होंने थोड़ा सा कॉलेज में पढ़ा होगा उन्होंने सुना होगा एक टर्म होती है ब्रेकिंग डिस्टेंस, है ना, ब्रेकिंग डिस्टेंस बीडी, क्या पढ़ते हो, वी स्क्वायर बाई 2gf। अब इस फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू 0.35 से 0.40 तक वेरी करती है। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो वैल्यू 0.40 से घटती हुई 0.35 तक आ जाती है। तो यही स्टेटमेंट बोल रहे हैं यहां पर कि कम स्पीड पर तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट पे फर्क नहीं पड़ता, बट ज्यादा स्पीड पर यह वेरिएशन आता है। तो जब आप वैल्यू ऑफ स्पीड, आप स्पीड को लगातार बढ़ाते हो तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन घटता चला जाता है। ठीक है, अब उन्हीं में से एक होता है कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, जो 0.15 रखा जाता है।
ठीक है, तो ये जो लॉज ऑफ डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गए, और इन लॉस की मदद से प्यारे बच्चों आप कंसेप्ट को सीखते हो, न्यूमेरिकल को करते हो, और ये लॉज थ्योरी के रूप में एग्जाम में एज इट इज पूछ ले जाते हैं। तो अगर हम थ्योरी वाइज देखें तो हमने फ्रिक्शनल टॉपिक, फ्रिक्शनल फोर्सेस की थ्योरी पढ़ ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट पहले मुझे बताइए यहां तक की बात समझ में आई? हाँ, 0.15 होता है कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। इस टॉपिक की ना, फ्रिक्शनल टॉपिक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हाईवे इंजीनियरिंग में। हाईवे इंजीनियरिंग में बच्चों एक कंसेप्ट होता है सुपर एलिवेशन, और अभी मैं आपको देखो उसका एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। पढ़ा वो आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में होगा, बट एज इट इज वो यूज हो जाता है हाईवे इंजीनियरिंग में। तो सुपर एलिवेशन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है ये। चलो, तो हमने थ्योरी का पार्ट पढ़ लिया। बट बच्चों हमेशा ये बात याद रखो कि आप थ्योरी पढ़ोगे आपको हर सब्जेक्ट आसान लगेगा, मेन बात है जब आप न्यूमेरिकल करोगे। तो इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस तो थ्योरी के रूप में आते हैं, बट कुछ अच्छे बढ़िया न्यूमेरिकल भी हैं, जैसे कि ये न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ए बॉडी वेइंग 300 न्यूटन। तो आपके सामने एक बॉडी है जिस पर 300 न्यूटन की फोर्स लगे, 300 न्यूटन वेट है, इज लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये बॉडी रखी हुई है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3। तो प्यारे बच्चों आपको क्या क्या दे रखा है, आपको वेट की वैल्यू दे रखी है, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन न्यूटन विच कैन मूव द बॉडी व्हाइल एक्टिंग एट अ प्लेन ऑफ 25 डिग्री इज व्हाट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 25 ना करके 30 डिग्री कर देंगे कि कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप ये बताइए, ये जो फोर्स लग रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन न्यूटन विच कैन मूव द बॉडी, ये जो फोर्स है F, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो ये बॉडी मूव कर जाए। ये बॉडी कब मूव करेगी, जब ये फोर्स, अब ये फोर्स कंफ्यूज ना हो, वहां पर भी F है, तो मैं इसको P लिख देता हूं। तो बच्चे ये जो P फोर्स है, जब ये फ्रिक्शनल फोर्स के बैरियर को तोड़ देगी, इंटरलॉकिंग तोड़ देगी, तो बॉडी मूव कर जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो बच्चे P फोर्स है, तो एक फोर्स ये आएगी और एक फोर्स ये आएगी। तो बच्चे ये कितना होगा, P एंगल के साथ कॉस होता है, तो ये है P cos 25, और ये कितना आया, ये आया P sin 25। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 25 की जगह 30 या 60 कर देंगे कि आप आराम से कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो मेन हमें कंसेप्ट सीखना है कि कंसेप्ट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे y डायरेक्शन में नेट फोर्सेस बताओ कितनी होंगी, तो आप बोलोगे सर एक तो रिएक्शन लग रहा है R प्लस P sin 25 लग रहा है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 300 के, है ना। R लग रहा है रिएक्शन, P sin 25 लग रहा है, तो यहां से अगर रिएक्शन की वैल्यू देखें तो 300 माइनस P sin 25 होता। यही अगर 30 होता तो P/2 हो जाता, तो आराम से सॉल्व हो जाता। ठीक है, अब बच्चे अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्सेस की, हमने क्या करा, हमने बोला समेशन ऑफ फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में 0 है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो आपने बोला कि सर यहां पे लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स माइनस, अगर आप एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखो और कौन सी लग रही है, P cos 25 लग रही है। तो आपने बोला कि सर फ्रिक्शनल फोर्स P cos 25 हो गया। बट बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, आपने बोला सर ये म्यू इंटू आर होता है। ठीक है, तो P cos 25, बच्चे म्यू कितना दे रखा है, 0.3 दे रखा है, 0.3। और रिएक्शन की बात मैं करूं, तो रिएक्शन आपने अभी निकाला कितना है, 300 माइनस P sin 25। अब आप देखो तो यहां पर सिर्फ एक अननोन है P, और वहां से आंसर आ जाएगा आपका।
अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया ये क्या हो गया, P cos 25, cos 25 की वैल्यू निकाल लो। cos 25, मैं बार बार बोल रहा हूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वैसे एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बट क्या है कि कैलकुलेटर अलाउड था इस केस में। बस ये है कि हाँ, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा जेई एग्जाम में, तो 30 डिग्री कर देंगे। तो ये 0.91 आ गया, तो ये हो गया P इंटू 0.91, ये वैल्यू आ गई 90, और साइन 25 ये हो गया 0.42। अब ये उधर चला गया, तो 0.91 में 0.42 जोड़ दीजिए और 90 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों। अब भाई साहब कहीं कैलकुलेशन मैंने ठीक गलत तो नहीं कर दिया, जरा एक बार चेक कर लूं मैं। cos 25, अच्छा सॉरी 0.3 भी तो है यहाँ पर, यही मैं बोलूं मेरा आंसर क्यों नहीं आया, 0.3 भी तो है। सो 0.3 इंटू 0.42, इसमें 0.91 ऐड किया और अब 90 से डिवाइड कर दो। 86.87। ठीक है, तो नियरेस्ट ऑप्शन आ रहा है। इसको सॉल्व करके P की वैल्यू 86.87 आ रही है, बट थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो नियरेस्ट ऑप्शन B हो गया 87.1। बच्चों समझ आई बात? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी है, बट उतना लेवल में आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर तो पूरा IIT JEE का एग्जाम बना देंगे उसको। अब देखिए, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। तो जैसे देखो, अब ये 30 डिग्री आ गया, ये आप सॉल्व कर सकते हो। ब्लॉक का वेट बच्चों ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन है, टेबल पर रखा हुआ है, 30 न्यूटन की फोर्स 30 डिग्री पर लग रही है। यहां पर फोर्स दे दी उन्होंने। अब से पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फोर्स गिवन नहीं थी, अब उन्होंने फोर्स दे दी है 30 न्यूटन की। जस्ट मूव द ब्लॉक, उसने ब्लॉक को जस्ट मूव करा है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताइए कितना होगा। बताओ बच्चों, इसको अभी सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लिया तो बस फिर तो सीख गए आप। तो बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, फोर्सेस रिजॉल्व कर लो। इस बार तो कैलकुलेटर की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फोर्स ये हो गई और एक फोर्स ये हो गई, तो बच्चे ये कितना आ गया 30 cos 30, और ये कितना आ गया 30 sin 30। इधर मत देखो, खुद से सॉल्व करो। तो समेशन ऑफ फोर्सेस को y डायरेक्शन में 0 कर दो, समेशन ऑफ फोर्सेस को y डायरेक्शन में 0 कर दो, तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये वेट है ना। यहां पर एक और चीज भी हम दिखा देते हैं, यहां पर रिएक्शन भी लगेगा, ये रिएक्शन भी लग रहा है, वेट है ना 100 न्यूटन। तो आप बोलोगे सर R माइनस 100, नीचे वेट नीचे लगेगा, ठीक है, और प्लस 30 साइन 30 कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया 15। रिएक्शन की वैल्यू आ गई 85। समेशन ऑफ फोर्सेस को फिर x डायरेक्शन में 0 कर दो, तो बच्चे यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो गया 30 cos 30 √3/2 के, तो 15 √3। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया म्यू इंटू आर, तो बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया 15 √3, और रिएक्शन कितना हो गया 85। नाउ दिस शुड बी वैल्यूज इक्वल्स टू म्यू।
तो 15√3/85 0.305, तो नियरली 0.31 0.3। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया, गुड। बात समझ आई बच्चों? तो देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत ऊपर के भी क्वेश्चंस होते हैं। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ऊपर वाले ब्लॉक को खींचा तो नीचे वाले ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स, बट वो क्या होता है, वो आईआईटी जेईई में ज्यादा आते हैं, वो इतने हाई क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं आते। करा सकता हूं मैं आपको, बट उसमें क्या होगा, 20-25 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और वो नहीं पूछे जाते, सो डोंट वरी, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। अब देखो ये एक क्वेश्चन है यार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस के एप्लीकेशन में लैडर के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 3.25 मीटर, तो एक ये लैडर है 3.25 मीटर की, ये लैडर है, ठीक है, एंड इट्स वेट इज 250 न्यूटन, 250 न्यूटन इसका वेट है। इट्स प्लेस्ड अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, ये वॉल स्मूथ है, तो मतलब यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। with its lower end 1.25 meter away from the wall. The coefficient of friction between the ladder and the floor, ladder और floor के बीच coefficient of friction 0.3 है, ladder और wall के बीच में coefficient of friction नहीं है क्योंकि wall smooth है। The frictional forces acting on the ladder at the point of contact between the ladder and the floor is what? अब बच्चे क्या होगा, जब ये इस तरीके से ladder आपने रखी हुई है, तो भाई फोर्स तो लग रही है बट मूवमेंट नहीं हो रहा, बॉडी स्टैटिक है, तो कोई तो है जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रही है। तो आपको ये बताना है कि इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है बट कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मैं आपको इसमें एक हिंट देता हूं, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मतलब कम चांसेस है पूछा जाए, बट हमारी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है ये क्वेश्चन। आपको क्या करना चाहिए, आप मोमेंट अबाउट बी निकालो, बी के अबाउट मोमेंट निकालो। तो बच्चे कौन कौन सी फोर्सेस हैं बी के अबाउट, ठीक है। एक तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन क्यों आ रहा है, जहां पर दो मटेरियल मिलते हैं वहां रिएक्शन आता है, तो एक तो ये रिएक्शन है, एक ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और एक ये वेट है। वेट कहां एक्ट करेगा, सेंट्रॉइड पर। अब यहां सेंट्रॉइड कैसे लोकेट करेंगे, थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है, कोशिश करना, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, बस मैं चाह रहा हूं कि पहले आप एक बार कोशिश कर लो, ठीक है। तो आपको मोमेंट निकालना है बी के अबाउट, वंस यू गेट द फ्रिक्शनल फोर्सेस, आपको इसको म्यू इंटू आर के इक्वल रखना है। कोशिश करना करने की, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं कराऊंगा आपको कल, डोंट वरी, बस एक बार कोशिश करना। ये लैडर के क्वेश्चंस मतलब रेयर है, बट हाँ पूछ लिए गए हैं, एई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट एक बार कोशिश करना किसी भी तरीके से। कोई और तरीका आपको लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका हो सकता है एक से ज्यादा तरीके, हो सकता है बिना मोमेंट निकाले हो जाए, तो आपको कोई और तरीका समझ में आता है। सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, कौन सी फोर्स कहां आ रही है, क्यों आ रही है, उसके बाद फिर आगे का अप्रोच रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, बात समझ आई बच्चों? बिल्कुल सही, आपको इसमें करना यही है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस, और जेड डायरेक्शन में मोमेंट, ये सब जीरो होने चाहिए। इन तीन इक्वेशंस की मदद से ये क्वेश्चन होगा। चलो, मैं वैसे यार एक क्वेश्चन और चाह रहा हूं, 1 मिनट बस रुक जाओ। एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने सुबह देखा था, वो बस मुझे मिल जाए, फिर
बाकी आप आराम से बाद में कर सकते हो। गेट एग्जाम का क्वेश्चन है एंड आई बिलीव आपको बहुत आसान लगेगा। ये एक फोर्स लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है और एक फोर्स ये लग रही है। ये है ए बी, ये है ए सी, ये है 600 न्यूटन। ठीक है, लैमीज थ्योरम का क्वेश्चन है। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। आप मुझे बस ये बता दो टी ए बी और टी बी सी कितने होंगे, बताओ। अब तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने चाहिए, बस आंसर बता दो जल्दी से, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। कोई नहीं बता रहा आंसर? भाई कोई तो बता दो। हम्म, 520 आएगा, बिल्कुल सही। बच्चों ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो टी ए बी, ए बी, ठीक है, ए बी, तो बाकी दो फोर्स के बीच में कितना हो गया, साइन 120 कितना होना चाहिए, 600 अपॉन साइन 90। तो ए बी 600 साइन 120 कितना आएगा, कॉस 30, कॉस 30 कितना हो गया, √3/2, 300 √3। और भाई साहब एक मिनट, मैं क्या किया है, मैंने एंगल सही लिए, टी ए बी, ये 30 डिग्री, ये 90, तो ये कितना आया, साइन 120 ही तो आया, और 600 साइन 130। हाँ ठीक है, 520 आ रहा है भाई, सही तो है। और टी बी सी कितना आएगा, साइन 150 600 साइन 90, साइन 150 कॉस 90 प्लस 60, कॉस 90, सॉरी साइन 90 प्लस साइन 90 है तो वो कॉस में बदलेगा, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, 300। ये एंगल बदलने आते हैं ना, ये एंगल बदलने आते हैं, ये कैलकुलेटर से कर रहे हो, ये याद रखना बच्चों। 0 π/2 पाई 3π/2, ASTC सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और जब आप साइन 90
प्लस 30 लिख रहे हो तो 90 होता है अगर, तो साइन को कॉस में बदलते हैं, तो ये कॉस 30 है। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहता है, कॉस 30 हो गया √3/2, है ना। एंगल बदलने आने चाहिए, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं हुआ तो फिर परेशान हो जाओगे, तब ये बेसिक एंगल बदलने तो आने चाहिए। ठीक है बच्चों, विद दिस अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल मैं बता देता हूं, कल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंजीनियरिंग में बहुत यूज होगा वो, और वो है सपोर्ट रिएक्शंस निकालना। तो कल मैं आपको एक तो ये भी बताऊंगा कि सपोर्ट रिएक्शंस होते क्या है, इन सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, इनका मीनिंग क्या है ये भी समझेंगे, और इनसे फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बढ़िया वाले। आने वाले, देखो आरआरबी एग्जाम में ना मैं एक चीज बता देता हूं, आरआरबी का जो बैच अभी लॉन्च हुआ है ना बच्चों, देखो आरआरबी का जो सिलेबस है ना, चाहे वो टेक हो चाहे वो नॉन टेक हो, वो बाकी एग्जाम से, जितने भी बाकी जे एग्जाम्स है उससे काफी डिफरेंट है। जैसे आरआरबी जेई में नॉन टेक में मैथ्स आती है, कंप्यूटर साइंस आती है, बाकी एग्जाम्स में नहीं आती है। तो अगर आप आरआरबी जेई का आपका एक फोकस है तो उस केस में जो ये नॉन कॉमन है ना, अनकॉमन सिलेबस है, इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सेम चीज टेक के साथ भी है। तो आरआरबी जेई का जो बैच है ना, वो आरआरबी जेई में ही आपको ज्यादा काम करेगा। अब जैसे मान लो कोई बच्चा बोले कि सर एसएससी जेई में मेरा प्राइमरी फोकस है, तो आपको फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो एडिशनल सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स कैड पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटो कैड है ना आरआरबी के सिलेबस में, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको, आपका डिसीजन है कि आप किस एग्जाम को ज्यादा फोकस कर रहे हो। आप दोनों को फोकस कर रहे हो कि सर मैं ये चाहता हूं कि मेरा एसएससी में भी हो जाए और आरआरबी में भी हो जाए, दोनों को मैं फोकस कर रहा हूं, तो यार 800-800-1600 रुपए की बात है, तो साल के वो भी, तो आप दोनों ले सकते हो। अगर आपको ये लगे कि नहीं सर मुझे सिर्फ एसएससी पे फोकस करना है, तो आप एक ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ मुझे सिर्फ आरआरबी पे फोकस करना है तो दूसरा है। इसीलिए दोनों, उनकी प्राइस काफी कम है कि आपको प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा टेंशन ना आए। दो बैचेस अभी भी आपको, अगर आप दोनों में एनरोल करते हो तो 1600 के पड़ेंगे, वो अभी भी कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, 4 रुपए दिन का। ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। देन गो फॉर आरआरबी बैच, क्योंकि वो अनकॉमन सिलेबस है ना, वो कवर करना है आपने। बाय बच्चों, थैंक यू।